हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड 07 में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने 10th क्लास के सारे एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए थे और इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे क्लियर करेंगे। तो ध्यान से समझना। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, सिद्ध कीजिए 6 माइनस रूट 2 अपरिमेय है। और 2 नंबर में आ रहा है और पहले का क्या है, सेक्शन बी का। तो ध्यान से समझना। सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं। 6 माइनस रूट 2 अपरिमेय है सिद्ध करना, तो हम मान लेंगे, माना उल्टा कर गए। 6 माइनस रूट 2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिनको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, q नॉट इक्वल 0 और p q सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य वे संख्या होती है, ऐसी दो संख्या जिनका HCF क्या आ जा 1। तो ये भी याद रखिए। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस के रूट 2 को इधर लाते हैं तो प्लस रूट 2, पी बटे क्यू को इधर लाते हैं तो 6 माइनस पी बटे क्यू। इसका एलसीएम क्यू आ गया, ये इधर चला गया। 6q माइनस पी बराबर रूट 2। अब ध्यान से देखिए, चूंकि p व q पूर्णांक है, p व q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0 है, तो इसीलिए जो 6q माइनस पी बटे क्यू है वो कैसी संख्या होगी? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो 6q माइनस पी बटे क्यू यानी कि जो पी क्यू पूर्णांक और पूर्णांक से इस टाइप की जो भी संख्या बनेगी पी अपॉन क्यू की फॉर्म की, वो सब परिमेय संख्या है। परंतु लेकिन अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। तो ये परिमेय है, ये अपरिमेय, और परिमेय कभी भी परिमेय के इक्वल नहीं होती। अपरिमेय परिमेय के इक्वल नहीं होती। तो जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है, मतलब ये बात गलत है, ये एक दूसरे का विरोध कर रहे कि परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होने की। तो एक विरोधाभास है, तो इसीलिए हमारी अभिधारणा गलत है। हमारी अभिधारणा गलत है। हमारी अभिधारणा का मतलब जो हमने स्टार्टिंग में मानना, क्या मानना कि वो परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो अतः 6 माइनस रूट 2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आंसर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो 2 माइनस 5 व माइनस 2 9 से समदूरस्थ है। तो ध्यान से समझियो, मान लो ये कोई बिंदु है एक्स अक्ष पे, और इस बिंदु के, इस बिंदु यानी कि ए मान लो इसको 2 माइनस 5 से दूरी, और दूसरा बिंदु इधर 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 कहीं ले लो, ऐसे नहीं है सीध में, वरना मध्य बिंदु हो जाएगा। तो आप थोड़ा हटके ले लो, सपोज दैट ऐसे ले लो, ये हो गया बिंदु -2 9। ये ए, इसको पी मान लो, इसको हमें ज्ञात करना, और -2 9 इसको मान लो बी। तो ये जो पी बिंदु है ये एक्स अक्ष पे स्थित है। तो जब एक्स अक्ष पे स्थित है तो माना बिंदु पी, जो पी बिंदु है उसको क्या मान लिया, x, 0, क्योंकि एक्स अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0। अब p से a की दूरी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, p से a की दूरी बराबर है p से b की दूरी, ठीक है। अब ध्यान दियो, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसका यूज करते हैं पी ए, ये हो गया x, 0,
x1 y1 x2 y2, तो x2 x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट x2 x1 y1 x2 y2, तो x2 x माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर और 0 माइनस 9 का स्क्वायर। इसके बाद वर्ग कर दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर रूट हट गया, x माइनस 2 का स्क्वायर बचा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, x प्लस 2 का स्क्वायर बचा और माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 81 हो गया। a माइनस बी का स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81, एक्स स्क्वायर ए बी एक्स स्क्वायर इधर ले आओ, कट जाएगा, काट दो, दो दूनी 4 प्लस का 4 प्लस का इधर लाओगे इक्वल से, ये भी कट जाएगा, तो माइनस के 4x प्लस 25 बराबर 4x प्लस 81, एक्स वाले एक तरफ कर लो, कांस्टेंट एक तरफ, माइनस 4x बराबर 81 माइनस 25, तो 4x 8x बराबर 81 में से 25 गए 56 और x बराबर 56 बटे माइनस के 8, 8 सत्ते 56, तो x का मान कितना आ गया 7, तो अतः बिंदु जो हमें चाहिए क्या हो जाएगा -7,0, ये -7 आ जाएगा, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुओं -2,2 और 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो ध्यान से समझियो सॉल्यूशन। अब एक तो मान लो ये बिंदु है -2,2, एक मान लो ये बिंदु है 2,8, तो इसको 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा। तो सबसे पहले ध्यान दो, 3 बिंदु ऐसे हो गए, मान लो एक ये है, एक ये है और एक ये है, जो इसको 4 बराबर भागों में बांट रहा। ए बी, इसको मान लो P, इसको मान लो Q, इसको मान लो R। हमने लिख दिया यहां पे, माना बिंदु P Q R रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, 4 बराबर भागों में बांटते हैं, ये मान लिया। अब P Q R के निर्देशांक बताने, सबसे पहले एक बात देखो ध्यान से, P इधर एक पार्ट है, P के इधर इक्वल 3 पार्ट है, और Q पे आ जाओ, Q के इधर 2 पार्ट है और Q के इधर भी 2 पार्ट है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है जो Q है वो मध्य बिंदु हो गया, मिड पॉइंट, किसका, A का, B का, P का, R का। तो देखो P R तो हमें भी पता नहीं, तो हम A B पता, तो हम A B से Q निकालते हैं, ठीक है। तो पहले निकालते हैं बिंदु Q, क्या है, AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वे होते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। अब A वाले x1 y1, तो x1 -2 प्लस x2 2 बटे 2, y1 2 प्लस y2 8 बटे 2, 2 में से 2 गए 0, 8 और 2 10, और 2 से भाग करा, 2 पंजे 10, तो बिंदु Q हमें मिल गया 0,5, बिंदु Q हमें मिल गया 0,5। अब P पे आ जाओ, इसी तरह से ध्यान दियो, बिंदु P, P बिंदु क्या है, P देखो A और Q के बिल्कुल बीचों बीच पड़ रहा, तो A Q का मध्य बिंदु, A Q का मध्य बिंदु। सेम फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। अब ध्यान दो, A वाले x1 y1, Q वाले x2 y2, तो -2 प्लस 0,
माइनस 2 प्लस 0/2 और y1 2 प्लस 5/2, 2 प्लस 5/2, तो क्या बचा माइनस 2/2, 7/2 और कितना आ गया 2 से 2 घट्टा, सही तो है, 2 से 2 घट्टा -1 और 7/2, ये आ गया बिंदु P। तो Q के निर्देशांक ये रहे, P के निर्देशांक ये रहे -1 7/2। R पे आ जाओ, बिंदु R, बिंदु R, R क्या है क्यू बी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। तो जरा देखो ध्यान से, क्यू बी का मध्य बिंदु, सेम फॉर्मूला x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, x1 0, x2 2, 0 प्लस 2/2, y1 5, y2 8, 5 प्लस 8/2, 2/2 1, 8 और 5 13/2, ये R आ गया 1 13/2, यही आपका आंसर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिख रहा सिद्ध करो, सिद्ध करो √1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये सिद्ध करना, बड़ा बेहतरीन सवाल है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड ले ली सबसे पहले, √1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ध्यान से समझिए, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए रूट में 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन या ऊपर नीचे हो या कोस हो साइन की जगह, तो हमेशा इसका परिमेयकरण कर दो रूट के अंदर ही, 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा गुना, माइनस है तो अपोजिट साइन से 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। तो अंडर रूट ऊपर तो हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। अब ध्यान दियो, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपोन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, दोनों का होल स्क्वायर है, तो रूट कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा बचा, यहां से अलग अलग कर लो, 1 के अपोन में कोस थीटा अलग और साइन थीटा के अपोन में कोस थीटा अलग, 1 अपोन कोस थीटा को लिखते हैं सेक थीटा और साइन थीटा बटे कोस थीटा को लिखते हैं टेन थीटा। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, हो गया प्रूफ। तो अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले ध्यान से समझियो, ये मान लो वृत्त है, ये केंद्र और इसकी कोई जीवा है, ये मान लो ये कोई जीवा है जो केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बना रही 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, यो ओ यो ए और यो बी मान लो ऐसे। इसने कहा संगत वृत्तखंड, अब इस जीवा के संगत वृत्तखंड हो गया ये वाला, हमें इसका क्षेत्रफल बताना। ठीक है, ध्यान दियो, सबसे पहले तो एक बात समझियो, मान लो ये कोई वृत्त है और ये त्रिज्या है 2, एक ये और एक ये, अगर ये दो हिस्सों में डिवाइड करा है वृत्त को, एक ये हिस्सा हो गया पहले वाला, ये दूसरा, तो इसको बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड और इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। और अगर यही दो हिस्से किसी जीवा से डिवाइड हो जा तो इनको बोलते हैं वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो अब इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हमें, जो हमें ये वाला वृत्तखंड दे रखा। तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान दियो किस तरह करते हैं, आपको जीवा 60 डिग्री का कोण बना रही, एक बात और याद रखियो, अगर कोई जीवा केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बना रही तो हमेशा ये समबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि ये त्रिज्या बराबर है, त्रिज्या बराबर तो कोण भी बराबर, तो जब हम सोल्व करेंगे तो ये भी कितने आ जाएंगे 60-60 के। अब त्रिज्या दे रखी यहां पे हमें
आर का जो मान है वो 21 सेंटीमीटर दे रखा और कोण थीटा का मान 60 डिग्री। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट नहीं निकालने का, यहाँ पे क्या करते हैं त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है ये निकालते हैं पहले सारा का सारा, ठीक है। और इसमें से ये जो त्रिभुज का है ये हटा देगी, त्रिभुज तो बन रहा, ये हटा देगी, तो किसका बचा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये लगाते हैं क्या, संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और इसमें से माइनस कर रहे किसका, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ठीक है। तो संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर और माइनस, देखो अब 60 डिग्री अभी बताया समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पे हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको 60 डिग्री की बजाय कुछ भी दे दिया कोण, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस वृत्त के अंदर ही सिर्फ इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हम इसी से निकालते हैं जो हमें दे रखा, थीटा का मान 60/360, पाई का मान नहीं दे रखा तो बस डायरेक्ट रख दो 22/7, आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर √3/4 गुना भुजा 21 का स्क्वायर, 60 से कट्टा 6 छंग 36, 1/6 आ गया, 1/6 गुना 22/7 गुना 21 गुना 21 माइनस √3/4 गुना 21 का स्क्वायर 441। तो देखो √3 का मान दे देगा तो रख दो, वरना आज ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। 7 या 21, 3 दूनी 6, 2 से कट्टा 11, तो 11 गुना 21 माइनस 441 √3/4, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 माइनस 441 √3/4, यही छोड़ दो, वर्ग सेंटीमीटर आंसर। या फिर एलसीएम ले सको ज्यादा से ज्यादा, एलसीएम कितना आ गया 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 एकम 9 और माइनस 441 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर है। पहले का च, लास्ट क्वेश्चन है पहले का। एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे तथा 5 हरे कंचे हैं। तो डब्बे में लाल कंचे कितने हो गए 4, सफेद कंचे कितने हो गए 8, हरे कंचे कितने हो गए 5। तो कुल कंचे कितने हो गए, कुल कंचे 4 + 8 + 5, 8 और 4 12, 5 17। पहला लाल कंचा निकालने की प्रायिकता, लाल कंचा निकालने की प्रायिकता, प्रायिकता तो क्या फॉर्मूला बता रखा है याद करो, अनुकूल अवसर फेवरेबल चांस, फेवरेबल केस जितने चाहिए बटे में टोटल अवसर, कुल अवसर, कुल अवसर। ध्यान से समझियो, लाल कंचे कितने हैं हमारे पास 4, तो अनुकूल अवसर हो गए 4, कुल अवसर टोटल कितने 17, इसकी प्रायिकता आ गई 4/17। दूसरा कह रहा हरा नहीं है, तो हरा कंचा, हरा कंचा न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता, सेम फॉर्मूला, अनुकूल अवसर बटे कुल अवसर। अब कुल अवसर तो 17, अनुकूल अवसर में कितने हैं, अनुकूल में जो हरे नहीं है, तो हरे कितने हैं 5, 17 में से 5 घटा दो, 8 और 4 12, 12/17, ये आंसर है इसका। 2 सैकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर है। उस बड़े वृत्त की त्रिज्या जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है।
तो सबसे पहले हम यही पता करते हैं कि सकेंद्रीय वृत्त होते क्या है। तो दो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक हो, दो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, त्रिज्याएं अलग अलग हो। ये ओ, ये मान लो कोई बड़े वृत्त की जीवा है ए बी, जो छोटे वृत्त को बिंदु एम पर स्पर्श कर रही। माना ए बी बड़े वृत्त की जीवा है, जीवा है जो छोटे वृत्त को एम पर स्पर्श करती है। अब ओ से लेकर ए तक बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी ओ ए 7.5 सेंटीमीटर। ओ से लेकर एम तक ये छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी ओ एम 4.5 सेंटीमीटर। ए बी की लंबाई हमें बतानी। हमने पढ़ रखा केंद्र से स्पर्श बिंदु तक जीवा को अगर मिला दे तो ये इस पर लंब होती है। तो ये बन गया समकोण त्रिभुज ओ ए ओ एम ए। तो समकोण त्रिभुज ओ एम ए में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे, कर्ण ओ ए का स्क्वायर, लंब ओ एम का स्क्वायर, आधार ए एम का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर 7.5 का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर 4.5 का स्क्वायर और ए एम का स्क्वायर हमें निकालना। 7.5 का स्क्वायर हो गया 7 8 56, 56.25। 4.5 का स्क्वायर हो गया 20.25 ए एम का स्क्वायर। इधर ला घटा दो, 56.25 माइनस 20.25 बराबर ए एम का स्क्वायर। 56 में से 20 गए 36 बराबर ए एम का स्क्वायर। ए एम बराबर √36 कितना आ गया 6। अब हमें निकालना ए बी। तो वी नो दैट, हम जानते हैं जो ए बी है वो क्या होता है ए एम का डबल। पिछले साल 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि अगर केंद्र से किसी जीवा को पे लंब डाल दे तो वो उसे समद्विभाजित करे। 2 गुना 6 12 सेंटीमीटर ये आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति में क्यू आर क्यू टी, ये क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर दे रखा, कोण 1 बराबर कोण 2। इसमें ये टी है, ये आर है, ये पी है, ये क्यू है और ये कोण 1 है और ये कोण 2 है। तो हमसे कहा इसमें सिद्ध करना पी क्यू एस सिमिलर है, समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। ध्यान से समझियो, ये दो त्रिभुज पी क्यू एस, एक तो ये रहा पी क्यू और एस, ये वाला त्रिभुज, और एक त्रिभुज टी और ये क्यू और ये आर। ये दो त्रिभुज इसमें से उठा लिए और ये समरूप सिद्ध करने त्रिभुज हम लिख सके यहां से क्यू आर, इसकी साइड क्यू आर बटे क्यू एस और बराबर इसकी साइड क्यू टी बटे क्यू पी। और साथ में जो संगत कोण है, देखो ये दोनों में कॉमन है, यहाँ पे एक कॉमन है नहीं है, तो संगत कोण बराबर है। तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी से ये आपका समरूप हो जाएगी कसौटी से। इसके बाद अब ध्यान से देखियो, हमने देखा जो हमें दे रखा है इसमें और इसमें डिफरेंट है, यहाँ पे क्यू पी है और यहाँ पे पी आर है, बाकी तो सेम सही है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान दियो, जो ये दे रखा थोड़ा सा इसका यूज करते हैं, कोण 1 2 कोण 1 2। तो त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 बराबर है कोण 2 के, 1 बराबर 2। और हमने पढ़ रखा अगर कोण बराबर है त्रिभुज में तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। तो कोण 1 के सामने की भुजा पी आर और बराबर हो जाएगी कोण 2 के सामने की भुजा, 2 के सामने की भुजा क्यू पी, ये होगी आपस में बराबर। अब चूंकि
क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर, यह हमें दे रखा, तो हम इसे लिख सकते हैं क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर की जगह लिख लेंगे क्यू पी। इसके बाद अब इन्हें सिद्ध करना, तो त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज पी क्यू आर में, ये समीकरण 1 मान लो। सबसे पहले क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे क्यू पी, ये आया बाई इक्वेशन 1। और साथ में दोनों त्रिभुजों में देखो ये वाला कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस बराबर है ये वाला कोण टी क्यू आर, कोण टी क्यू आर। तो अतः समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो गया त्रिभुज टी क्यू आर के। ये बराबर क्यों है, ये और लिख दियो क्योंकि ये वेनिस्ट है, कॉमन है, ठीक है ना। तो ये हो गया समरूप, सिद्ध, प्रूव्ड। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिख रहा कि एपी 21, 18, 15 एंड सो ऑन के कितने पद लिए जाए जो ताकि योग है वो -81 हो जाए। ध्यान दियो, सॉल्यूशन एपी दे रखी है 21, 18, 15 अप टू एंड सो ऑन। तो एपी का जो प्रथम पद होता है उसे ए से प्रदर्शित करते हैं, वो हो गया 21। जो सार्वंतर होता है डी का मान 18 में से घटा देंगे, 18 - 21 कितना आ गया, -3। और जो एन पदों का योग है, एन पदों के योग को एसएन से प्रदर्शित करते हैं, वो हो गया -81। और हमें कितने पद यानी कि पदों की संख्या बतानी, तो कितने पद यानी कि हमें एन का मान बताना कि एन के मान क्या ले रहा है ताकि इनका योग -81 हो जाए। तो ध्यान से समझियो, एक फॉर्मूला होता है एस एन का, वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, एस एन का मान -81, n बटे 2, 2a का मान 21 प्लस n - 1 और d का मान हो गया -3। ये 2 इधर आ जाएगा गुना में, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 162 हो गया। n एज इट इज 21 दूनी 42, इसकी गुना कर रहे हैं अब यहाँ पे, -3 की n से करी तो -3n, -3 - 1 प्लस के 3, तो -162 बराबर n, 42 और 3 45 -3n, तो -162 बराबर 45n - 3n स्क्वायर, इधर उठा लाओगे 3n स्क्वायर -45n, और ये इधर -162 बराबर 0 एज इट इज। सारे में से देखो 3 कॉमन आ रहा तो कॉमन ले लो, n स्क्वायर माइनस के 15n, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 चौका 12, 54 बराबर 0, 3 0 में चला गया, n स्क्वायर -15n -54 बराबर 0, n स्क्वायर -54 के फैक्टर जिन्हें घटा गया 15 आ जा, तो 9 6 का 54, सॉरी 18 तिया 54 और 18 में से 3 गए 15, -54 बराबर 0, n स्क्वायर -18n माइनस प्लस 3n -54 बराबर 0, n -18 1 आ जाएगा, समझ में आ गया नहीं, n कॉमन ले लिया प्लस 3 कॉमन लिया, n -18 1 आ गया बराबर 0। यहाँ से n -18 कॉमन तो n प्लस 3 बचा बराबर 0, और अगर n -18 0 तो n का मान 18, और अगर n प्लस 3 बराबर 0 तो n का मान -3, और निगेटिव नहीं लेते, n का मान निगेटिव नहीं होता। तो अतः कितने पद लेने, 18 पदों का योग, 18 पदों का योग -81 है आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 10x प्लस 21 के शून्य ज्ञात करो और शून्य को वह गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। तो ध्यान से समझियो सॉल्यूशन। सबसे पहले हम x² प्लस 10x प्लस 21 के शून्यक निकालते हैं। 21 के गुणनखंड जिन्हें जोड़ के 10 आ जा, तो 7 या 21, 7 3 10, x प्लस 21,
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 3x और प्लस के 21। यहां से x कॉमन, x प्लस 7 बचा, प्लस के 3 कॉमन, x प्लस 7 बचा, x प्लस 7 एक आ जाएगा और x प्लस 3 बचेगा यहां से। तो अब लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए एक बार x प्लस 7 को 0 रख देंगे, एक बार x प्लस 3 को 0 रख देंगे। x का मान -7 आएगा, x का मान माइनस के 3 आएगा। इसके बाद जांच करनी, जांच देखो क्या करना हमें। सबसे पहले हमें पता है जो शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। अब ये बराबर दिखा देंगे दोनों चीज। शून्यकों का योग -7 प्लस -3 बराबर -x का गुणांक है 10, तो -10 हो गया। x स्क्वायर का गुणांक है 1, तो -7 -3 -10 बराबर -10, यानी कि ये हमारा सही है। इसके बाद करना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है अचर पद कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्य गुणनफल में -7 गुना -3 बराबर अचर पद क्या है इसमें 21 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, 7 या 21 माइनस माइनस प्लस बराबर 21, दोनों बराबर आ गए। ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डे, दूसरे का डे। इसमें लिख रहा है, ध्यान से समझियो, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्न सारणी में दिखाई गई है, श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझिए, जो हमें ये दैनिक मजदूरी इस तरह से दे रखी थी, हमने उसको ऐसे लिख लिया। दैनिक मजदूरी क्लास इंटरवल 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। श्रमिकों की जो संख्या है, यानी कि जिसे हम F बारंबारता बोलते हैं, 12, 14, 8, 6, 10 और इनका जो योग है, यानी कि श्रमिकों की जो संख्या वो हमें 50 दे रखी, जिसको हम सिग्मा एफ भी बोलते हैं। FI भी लगाते हैं, चाहे F लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें माध्य निकालना। देखो, माध्य निकालने के लिए सबसे पहले मध्यमान निकालते हैं, मध्यमान ये सबसे पहले निकालना होता है, उसके बाद ही चलते हैं आगे को। तो मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान कैसे निकलता है, ध्यान दियो। ये जो दो नंबर है इन्हें ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। 500, 520, 1020, 2 से डिवाइड कर दो 510। ऐसे ही इनका आ जाएगा 530, इनका आ जाएगा 550, इनका आ जाएगा 570 और इनका आ जाएगा 590। अब ध्यान से समझियो। अब हमारे पास यहां से सवाल करने के 2 तरीके हैं। या तो हम fx निकाल लेंगे, मतलब f की गुना x से करेंगे, जोड़ देंगे, सिग्मा fx आ जाएगा। और जो माध्य है उसका फॉर्मूला लगा देंगे सीधा, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। इसको इससे डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया। लेकिन ध्यान दियो, थोड़े बड़े नंबर है, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन में कम टाइम लगाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, शॉर्ट विधि लगाते हैं, कल्पित माध्य विधि। तो हमने इसमें मान लिया, माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। हमने कल्पित माध्य क्या मानना, देखो x में किसी को भी कल्पित माध्य मान सकते हो, किसी को भी, लेकिन कोशिश करते हैं बीच में मानने की। ये मान लिया हमने बीच में, ठीक है ना, 550। ठीक है, इसके बाद 550 हो गया। हम h का मान निकालते हैं। h का जो मान है डिफरेंस ऑफ इंटरवल, 560 में से 540 घटा दो, कितना आ गया 20। अब हम d निकालते हैं। d का फॉर्मूला लगाओगे x माइनस a बटे h, ये फॉर्मूला लगाते हैं d का। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। अब जैसे हम d का फॉर्मूला लगा रहे हैं इसमें, तो ये फिक्स है, याद रखियो। अगर हमारा इंटरवल सतत है, जहां से शुरू हो रहा, जहां पे खत्म हो रहा 520, वहां से शुरू हो रहा, और डिफरेंस इंटरवल का सेम है, तो हमेशा इसके सामने 0 लिख दे करो, ऊपर -1 -2, नीचे +1 +2। अब देखो, इतनी देर में कैलकुलेशन करते, इतनी देर में खत्म हो गया। इसके बाद FD निकाल लो, F इंटू डी। 12 दूनी -24, 14 एकम -14, 8 0 0, 6 एकम 6, 10 दूनी 20। इन्हें ऐड कर लो, सिग्मा FD आ जाएगा। तो 20 और 6 26 प्लस के
और 14 और 24 38 माइनस के, तो माइनस के 12 बचे। अब इसका जो फॉर्मूला है शॉर्ट वाला, ठीक है ना, वी नो दैट माध्य का, वो है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ गुना एच। ए का मान 550 प्लस सिग्मा एफ डी का मान -12 बटे सिग्मा एफ का मान, एन का मान जो है 50 और एच का मान कितना है 20। इसे सोल्व करते हैं, जीरो से जीरो कट गई, 550 प्लस माइनस माइनस 12 दूनी 24 बटे 5, तो 550 माइनस 5 चौका 20 और 5 अट्ठे 40, तो 500 घटा दो 45.2, ये हमारा आंसर आ गया माध्य का। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखो ये कहा कि इसी टाइप का सवाल है, बहुलक और माध्यक ज्ञात करने। इसमें भी जो हमें इस तरह से टेबल दे रखी है, हमने उसको वर्टिकल लिख ली। इसमें लिख रहा वर्गंतराल 65 से 85, बारंबारता 4, 85 से 105 5, इस तरह से 205 तक लिख रही है, बारंबारता लिख रही है। हमें निकालना सबसे पहला बहुलक फिर माध्यक। तो सबसे पहले हम बहुलक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बहुलक। बहुलक के लिए ध्यान दियो क्या करते हैं हम बहुलक के लिए। इसमें सबसे बड़ी बारंबारता देखेंगे कौन सी, सबसे बड़ी बारंबारता है 20 बहुलक के लिए, और इसको ही मान लेंगे हम F1। तो यहां सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता जो है वो क्या है 20 है, जो किस अंतराल मारी 125 से 145 में आती है। इसके बाद ध्यान दियो, तो ये F1 हो गया, कितना हो गया F1 का मान 20। इससे ऊपर जो वाला है जस्ट ये F2 का मान हो जाएगा, F2 का मान हो गया 13। इससे नीचे सॉरी ऊपर वाला F0 का मान, F0 का मान 13, नीचे वाला F2 का मान 14 हो गया। इंटरवल में जो पहला नंबर है वो L का मान हो जाएगा, और इंटरवल का जो डिफरेंस है 145 माइनस 125 कितना हो गया 20, ये आपका H का मान है। अब बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो लगाते हैं। बहुलक बराबर, बहुलक का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये हो गया। ध्यान से समझिए अब जाओ। तो L का मान कितना हो गया 125 प्लस F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 13 अपोन में 2F1 का मान, 2F1 कहाँ गया ये, 2F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 13 और F2 का मान हो गया 14 और गुना H का मान 20। तो 125 प्लस 20 में से 13 गए 7, 20 दूनी 40 और माइनस के दोनों जोड़ दो 27 गुना 20 बराबर 125 प्लस 7 दूनी 14, 140 हो गया बटे 40 में से 27 गए 13। तो 125 प्लस 13 एकम 13, कितने बचे 10, जीरो लगा पॉइंट लगा दिया, कितने हो गए 100, 13 सत्ते 91, 9 बचे और 13 छिक्का 78, ये आ गया 135.76 लगभग आंसर। तो ये तो आया बहुलक का आंसर। इसके बाद निकालते हैं माध्यक। माध्यक कैसे निकलता है, चलो इस सवाल को थोड़ी देर में करेंगे, पहले माध्यक देखते हैं। माध्यक के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दियो, हम सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकालते हैं। CF 4 एज इट इज, 4 में ये 5 जोड़ेंगे 9, 9 में 13 जोड़ेंगे 22, 22 में 20 जोड़ेंगे 42, 42 में 14 जोड़ेंगे 56, 56 में 8 जोड़ेंगे 64, 64 में 4 जोड़ेंगे 68। तो हमारा जो n का मान आया वो कितना आ गया 68। और माध्यक में हम n बटे 2 करते हैं सबसे पहले, 68 बटे 2 कितना हो गया 68 बटे 2 34, जो कि अब ध्यान दो 34 को इधर ढूंढो, कहीं 34 है नहीं है, जब 34 नहीं है 34 से अगला नंबर देखो कौन सा है, 34 से अगला नंबर है 42 और किस इंटरवल में आ रहा है 125 से 145 में, जो 125 से 145 में आता है, ठीक है ना। अब इसके बाद ध्यान दियो, तो
यहां से जो L का मान है वो 125 हो गया, H का मान है सेम टू सेम इसमें से घटा दो, कितना आ गया 20। ठीक है, और जो ये सिलेक्ट हुआ इससे जो इधर वाला है ये F का मान हो जाएगा और इससे ऊपर वाला CF का मान हो जाएगा। तो F का मान भी 20 है और CF का जो मान है वो 22 है। ठीक है, अब माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करते हैं। माध्यक M बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस N बटे 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L का मान 20 प्लस N बटे 2 का मान 34 माइनस CF का मान 22 बटे F का मान 20। L का मान 20 कहाँ है, 125 है यार, कहाँ ध्यान है। 34 माइनस 20 22 बटे 20 गुना H का मान है 20, 20 से 20 कट गया, 125 प्लस 34 में से 22 गए 12, कितना हो गया 137। ये आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को लटने पर बनी संख्या का योग 99 है। संख्याओं का अंतर अगर 5 है तो संख्या याद करनी है और ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल है। ध्यान से समझिए सॉल्यूशन। सबसे पहले जब भी अंकों की बात करेगा 10th क्लास के अंदर आ गया आप और अंकों की संख्या की बात करेगा तो माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक तुरंत क्या मान लेंगे, एक्स वाई कुछ भी मान लो, और धाई का अंक, धाई का अंक मान लिया आपने वाई। एक संख्या बना दो जरा, संख्या क्या बनती है 10 गुना धाई का अंक और प्लस इकाई का अंक। ठीक है ना, अब धाई का अंक हमने मान लिया वाई, इकाई का अंक एक्स, संख्या बन गई 10y प्लस एक्स। अब अंकों को पलटने पर बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलट दो, इकाई धाई की जगह धाई एक्स, इसकी जगह तो 10x प्लस वाई हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो अंकों का योग है वो 99 है, सॉरी संख्याओं का जो योग है वो 99 है। तो 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई बराबर 99। 10 और 1 11y, 10 और 1 11x बराबर 99। साफ साफ दिख रहा है 11 से डिवाइड हो जाएगा तो 11 कॉमन ले लो, x प्लस वाई बराबर 99, 11 निम्मा 99, x प्लस वाई बराबर 9। हमारे पास एक समीकरण आ गई। इसके बाद कह रहा है कि संख्या के अंकों का जो अंतर है वो कितना 5, तथा दूसरी कंडीशन क्या है, अंकों का अंतर कितना है 5। समीकरण नंबर 2। अब इन्हें सोल्व करके एक्स वाई का मान निकाल लो। ठीक है, ध्यान दियो, एक में जोड़ दो इक्वेशन 2, तो एक्स प्लस वाई बराबर 9, एक्स माइनस वाई बराबर 5, जोड़ा कट गया, 2x बराबर कितना आ गया 14। ठीक है, 2 से काटा 2 सत्ते 14, एक्स का मान आ गया 7। एक्स का जो मान आया 7 उसको कोई सी इक्वेशन में रख दो, पुट इन 1, एक में रखा तो एक्स का मान 7 प्लस वाई बराबर 9, वाई का मान 9 में से 7 गए 2। तो अतः संख्या क्या माननी थी 10y प्लस एक्स, 10 गुना 2 प्लस 7, 10 दूनी 20 और 7 27। तो एक तो संख्या 27 होगी। तो ध्यान दियो अंकों को पलटने पर संख्या ये बनी, अगर हम ये संख्या रिवर्स कर दें एक्स वाई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने का, क्योंकि अंतर कह रहा एक्स माइनस वाई हो चाहे वाई माइनस एक्स हो, बड़े में छोटा घटाना तो कितना आना 5 ही। तो एक संख्या 27 है, अगर पलट दे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 72। तो अतः 2 संख्याएं पॉसिबल है, संभव है, कौन कौन सी 27 व 72, ये आंसर। इसी का जो अथवा का सवाल है वो ये रहा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगने से 15 अधिक है। तो सॉल्यूशन ऐसा करो, एक विशेष दिन मान लो, माना बर्तनों की संख्या कितनी मान ली x, तो एक नग की लागत, एक नग यानी कि बर्तन की लागत कितनी होगी, बर्तनों की संख्या के दुगने से 15 अधिक। ठीक है ना, और कुल लागत दे रखी है मैं 2250, कुल लागत 2250। कुल लागत जितनी संख्या
उसकी एक लागत से मल्टीप्लाई कर दो एक बर्तन की लागत से, तो सारे बर्तनों की लागत होगी 2250। सोल्व करते हैं। 2x x 2x स्क्वायर प्लस 15x बराबर 2250। इसको इधर उठा लो। 2x स्क्वायर प्लस 15x इसको इधर उठा लो। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस के 2250 बराबर 0। अब ध्यान दियो, तो कितना हो गया? 2250 दूनी 4500। ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करके 15 आ जा, तो इसके फैक्टर हो गए 2x स्क्वायर प्लस 75 माइनस 60। 75 में से 60 गए 15, 75 की 60 से गुना करोगे तो 4500 आ जाएगा। x माइनस 2250 बराबर 0। अब 2x स्क्वायर प्लस 75x और माइनस के 60x माइनस के 2250 बराबर 0। यहां से x कॉमन ले लो, 2x प्लस 75 बचा, माइनस के 30 कॉमन ले लो, 2x प्लस के 75 बचा बराबर 0। तो 2x प्लस 75 एक आ गया और x माइनस 30 यहां से दूसरा आ गया और बराबर 0। यदि 2x प्लस 75 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 75 और x का मान माइनस 75 बटे 2। ग्राह्य लिख के छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्तनों की जो संख्या है वो निगेटिव नहीं होने की। इसके बाद दूसरा, यदि x माइनस 30 बराबर 0, तो x का मान 30, और जब x का मान 30 आ गया तो अतः बर्तनों की संख्या बराबर x बराबर 30, और प्रत्येक नग की लागत 2 गुना x की जगह 30 प्लस 15, 30 दूनी 60, 60 और 15 75 रुपए। यह आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण। अवनमन कोण का मतलब है ऊपर से नीचे को देखा जा रहा, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो ये मान लो कोई नदी है इस टाइप से, और यहाँ पे इसका ये पुल हो गया। ये क्या हो गया? नदी का पुल। और यहाँ पे देख रहा है, यहाँ से कोई इंसान व्यक्ति है, देखा यहाँ से, तो यहाँ से एक कोना जो है इस वाले किनारे की और इस वाले किनारे की जो अवनमन कोण है, एक अवनमन कोण 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री। तो जब ये 30 है तो एक अंतर कोण से ये भी 30 हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। और अगर पुल किनारे से 5 मीटर की ऊंचाई पे, ये कितनी है? 5 मीटर की ऊंचाई, तो किनारे से पुल की ऊंचाई यानी कि ये भी कितनी होगी? 5 मीटर ऊंचाई हो। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। देखो ऐसा करते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। इधर वाला जो हिस्सा है इसको x मान लेते हैं, इस वाले हिस्से को y मान लेते हैं, और टोटल हो गया x प्लस वाई। ठीक है ना? तो माना नदी की चौड़ाई जो है वो कितनी हो गई हमारी? x प्लस वाई मीटर। अब हमारा काम है x प्लस वाई का मान निकालना। ठीक है? तो सबसे पहले ध्यान दियो, हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है। पहला त्रिभुज ए डी बी, दूसरा त्रिभुज ए डी सी। कोई से में चल लो। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहां से समकोण त्रिभुज ए डी बी में। समकोण त्रिभुज ए डी बी में देखो, लंब आधार लगा देते हैं tan 45 बराबर लंब ए डी बटे में आधार बी डी। tan 45 का मान 1, AD का मान 5, BC का मान, BD का मान x। x इधर आ गया तो x का मान कितना आ गया? 5। हमारा आधा काम हो गया। फिर समकोण त्रिभुज ADC में पुनः समकोण त्रिभुज
ए डी सी में tan 30, 30 के सामने लंब आधार, लंब बटे आधार यानी कि एडी बटे सी डी, एडी बटे सी डी। tan 30 का मान 1/√3, एडी का मान 5, सी डी का मान y, इधर आ गया तो y बराबर आ गया 5√3। तो अतः नदी की कुल चौड़ाई, कुल चौड़ाई कितनी थी? x प्लस वाई, x का मान 5, y का मान 5√3, 5 कॉमन, 1 प्लस √3 मीटर, ये आंसर है। और अगर आपको इसमें √3 का मान दे दे, जैसे कि दे रखा 1.73, तो यूज करते हैं उसका। तो 5 1 प्लस 1.732, तो ये हो गया 5 गुना 1 और 1 2.732। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16, 5 सते 35, 1 36, 5 दूनी 10 और 3 13, तो 13.660 मीटर, यह आंसर है। इसके बाद ये सवाल है नेक्स्ट, सिद्ध करना। देखो बड़ा बेहतरीन सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लगभग लगभग काफी सेट्स में आ रहा है, बहुत ज्यादा है। तो समझते चलिए ध्यान से। हमने यहां से लेफ्ट हैंड साइड ले ली, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1/, कोस ए प्लस साइन ए माइनस का 1। अब देखो याद रखियो इस सवाल को, देखो एक बात याद रखिए इस सवाल में, कोसेक जो होता है हमारा वो 1/sin होता है, और कोट जो होता है वो cos/sin होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखियो। कभी कभी tan sec ये भी देता है सिद्ध करने को, तो हमें क्या करना, कोसेक 1/sin, कोट cos/sin, अपोन में साइन आ रहा, तो ये बात याद रखियो कि 1/sin से ऊपर गुना कर देंगे और 1/sin से नीचे गुना कर देंगे। साइन है इस वजह से साइन से कर रहे, तो कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और ये हो गया कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ऊपर नीचे 1/sin ए से गुना कर दी, ठीक है। अब ये अपोन में गया तो कोस ए अपॉन साइन ए हो गया, कोस ए अपॉन साइन ए, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए हो गया, प्लस 1/sin ए हो गया। ऐसी अपोन में आ जाओ, कोस ए अपॉन साइन ए हो गया, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए हो गया, और माइनस 1/sin ए हो गया। कोस अपॉन साइन को कोट ए लिख लेंगे, साइन से साइन कट गया, 1 बचा, प्लस 1/sin को कोसेक ए लिख लेंगे, अपोन में कोस अपॉन साइन को कोट ए लिख लेंगे, प्लस साइन से साइन कट गया, 1 बचा, और माइनस 1/sin को कोसेक ए लिख लेंगे। अब ऐसा करते हैं, इस कोसेक को बस शुरू में लिख लेंगे, कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस 1/, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब एक बात ध्यान से समझियो, कभी कभी इसी क्वेश्चन में ये बोल देगा कि सिद्ध करो 1/cosec ए माइनस कोट ए, तो उस केस में क्या करना, देखो इससे भी आ जाएगा, इसका परिमेयकरण कर दो इसके साथ, इससे गुना इससे भाग, तो ये रिजल्ट आ गया। वरना एक बात यहां से ध्यान रखो, अगर हमें ऊपर सिद्ध करना तो कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर की आइडेंटिटी ऊपर ओपन करेंगे एक की जगह, और अगर ये अपोन में सिद्ध करना तो अपोन में ओपन करेंगे। तो फिलहाल हमें ऊपर सिद्ध करना, तो हम एक की जो सर्वसमीकरण है ट्रिग्नोमेट्री की कोसेक कोट वाली वो रखते हैं, कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस, एक के लिए रखते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर ए, अपोन में कोट ए प्लस 1 माइनस के कोसेक ए। अब ध्यान से समझियो, कोसेक ए प्लस कोट ए, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कोसेक ए प्लस कोट ए और इनटू में कोसेक ए माइनस कोट ए, अपोन में कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। बाद यहां से कॉमन लेते हैं, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, देखो तो सारा बाहर आ गया, यहां से 1 बचा, माइनस बचा, ये कॉमन आ गया कोसेक ए, और ये माइनस मिलकर प्लस कोट ए, ठीक है, अपोन में
कोटे प्लस 1 माइनस कोसेक। अब ध्यान से देखो, कोटे प्लस का कोसेक माइनस का, कोटे प्लस का कोसेक माइनस का, एक प्लस का, तो इससे सारा ये कट गया और आपके पास जो बचा वही आपकी राइट हैंड साइड है। यही आपने प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ध्यान से समझियो, सबसे पहले समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखो। इस टाइप का एक आपका यह है घनाकार ब्लॉक, घनाकार ब्लॉक है और इसके ऊपर रखा अर्धगोला। देखो अर्धगोला जो होगा इस टाइप का होगा, नीचे से तो वृत्ताकार ही होगा, तो जैसे ही वो यहां रखा गया तो वो एक वृत्त बना होगा यहाँ पे नीचे इस टाइप से, और इस टाइप से फिर वो अपनी शेप लेगा अर्धगोला, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, तो जो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका अधिकतम जो व्यास होगा वो इसके ही तो बराबर होगा जितनी इसकी क्या है ये भुजा, ये व्यास है, ये इसकी तो बराबर होगी भुजा की। तो घन की भुजा दे रखी, घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि ए का मान हो गया 7 सेंटीमीटर। तो अतः अर्धगोले का अधिकतम व्यास वो भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल लो यहां से, आर का जो मान है वो आधा 7/2 सेंटीमीटर। अब इसने कहा इसमें कि इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से समझियो। देखो घन में 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 और एक ये आ गया इधर ऊपर 6, ठीक है। अब मान लो ये वाला जो है सबसे ऊपर वाला ये यही है, ये वाला, इस पे जब अर्धगोला रखा तो ये एरिया तो कवर हो गया इसका अर्धगोले से, ये वाला तो हट जाएगा, ठीक है ना। तो पूरे घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a², और इसमें से माइनस कर रहे क्या, ये जो वृत्त बना, ये जो अर्धगोला रखा गया और जितना इसने इसको ढका, कितना ढका πr² वृत्त का क्षेत्रफल, और ऐड करेंगे इसमें। अब क्या ऐड करेंगे, ये ऊपर वाला जो है, ऊपर का जो पोर्शन है ये ऐसा आया जो, वो कितना होता है अर्धगोले का 2πr²। तो 6a², 2π में से एक पाई गया तो 1πr²। 6 गुना a का मान 7 का स्क्वायर हो जाएगा, पाई का मान 22/7, r हो गया 7/2 का होल स्क्वायर। तो 6 गुना 7 का स्क्वायर 49, 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2, एक 7 से 7 कट गया, 2 से कटा तो कितना आ गया 11, 6 निमा 54 और 6 चौक 24 और 5 29, 294 प्लस 11 सते 77/2, तो 294 प्लस 2 से भाग दे दो, 2 3 6, 17 2 8 16 और 2 5 10, तो 0.5 एज इट इज, 8 और 4 12, 1 9 और 3 12 और 1 13, 2 और 1 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। इसके बाद अगले वाले पे आ जाओ, लिख रहा एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। तो ध्यान से समझियो, एक ठोस है, ये एक अर्धगोला हो गया, इस पे खड़े एक शंकु के आकार का है इस टाइप से। आगे क्या कह रहा, इनकी त्रिज्या 3 है, दोनों की जो त्रिज्या है आर का मान कितना हो गया दोनों के लिए 3 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या होगी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई होगी 3√2 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है ठोस का आयतन ज्ञात करना। देखो ध्यान से समझियो, ठोस का जो आयतन होगा वो क्या होगा, बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 πr³, शंकु का आयतन 1/3 πr²h। अब देखो शंकु के लिए हमें तिर्यक लंबाई l का मान पता है 3√2, h का तो नहीं पता, तो h निकालते हैं। हमें पता है LHR में एक संबंध होता है L² = h² + r²।
3√2 का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r मतलब 3 का स्क्वायर। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, h स्क्वायर 3 तिया 9, 18 में से 9 गए 9, h स्क्वायर स्क्वायर करा तो √9 का कितना आ गया 3। ये उठा कर यहाँ रख दो मान 2/3। पाई का मान 3.14 रखना तो सबसे बाद में रखते हैं हम, पाई को एच रखते हैं फिलहाल। r³ कितना 3 का क्यूब 1/3 पाई गुना 3 का स्क्वायर गुना h का मान भी 3। देखो 2/3 गुना पाई गुना 3 का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 3 से 3 कट गया 3 तिया 9 पाई 3 निम्मा 27 9 दूनी 18 पाई प्लस 9 पाई 18 और 9 कितना हो गया 18 और 9 27 पाई 27 गुना अब रख दो पाई का मान 3.14 तो 3.14 गुना 27 27 चौका 108 हासिल लगे 10 27 से कम 10 37 60 3 27 81 और 3 84 तो कितना आ गया 84.78 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आ गया।